दिस इज़ मंजू शर्मा, CS एंड CMA। स्वागत करती हूँ फिर से आपका मेरे अपने चैनल पर जूम योर स्किल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म बैंड 2 को भरते वक्त कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। क्या वो क्वेश्चंस हैं, उसका क्या सॉल्यूशंस हो सकता है। कुछ मैंने क्वेश्चंस इस वीडियो में ड्राफ्ट करने की कोशिश करी है जो काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स को फेस हो रही थी। आई विश आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि जब भी आपको बैंड 2 फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस FAQ को रेफ़र कर सकते हैं। कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं, कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टी अराइज हो रही है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई थिंक पता चल जाएगा। अब अगर बात करें, ये जो FAQ हैं बहुत इंपॉर्टेंट FAQ हैं। ये बैंड 2 मतलब LLP बैंड 2 और कंपनी बैंड 2 दोनों के लिए ही कंबाइंड बनाए गए हैं। तो अगर आपको LLP बैंड 2 में कुछ इशू आता है या कंपनी बैंड 2 में इशू आता है तो दोनों के केस में ये आपके एप्लीकेबल होंगे। Before starting my video, I would request everyone to subscribe my channel and also like this video in case you like it. First question आता है normally, if SBO for which the form is filed is exceeding 10 in number, then how to file the form. मतलब ये जो बैंड 2 फॉर्म होता है ना, अगर आप इसमें देखेंगे आपके जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है अगर मेरे 10 से ज़्यादा होते हैं तो उस केस में मैं फॉर्म कैसे फाइल करूं। मतलब ये रेयर केसेस होगा कि किसी के SBO 10 से ज़्यादा होते हैं तो उस केस में फॉर्म कैसे फाइल होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, फॉर्म में एक कंस्ट्रेंट है कि आप 10 से ज़्यादा SBO होल्डर की डिटेल्स इसमें नहीं दे सकते। आइए इसको कैसे डील करना है समझते हैं। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन किट भी देखेंगे ना, इंस्ट्रक्शन किट में भी ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि अगर आपके 10 से ज़्यादा SBO होंगे तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी ये फॉर्म फिल करने में। आइए चलिए आंसर की तरफ। एज पर इंस्ट्रक्शन किट, स्क्रीनशॉट नेक्स्ट स्लाइड में अवेलेबल है। दिस फॉर्म कैन बी प्रेजेंटली फॉर 10 SBO कैन बी प्रेजेंटली फाइल्ड फॉर 10 SBO। मतलब 10 SBO का मतलब यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ये फॉर्म जो होता है 5 पर्पसेस के लिए हम फाइल करते हैं। लेट्स से किसी को सेलेक्ट करना है पर्पस 2 एंड 3, दोनों को मिला के आपके जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जो SBO होल्डर हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। चाहे वो सिंगली भी हो सकता है, चाहे वो इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 5 पर्पसेस हो सकता है। 10 से ज़्यादा आपके SBO नहीं होंगे इस फॉर्म में। अब अगर मैं बात करूं, ये फील्ड नंबर कौन सी होती है जहाँ पर SBO हम मेंशन करते हैं, डेट इज 6D। तो जब 6D फील्ड पर आप आएंगे ना, वहाँ पर हमें SBO की मतलब मेंबर्स की डिटेल और उसके अगेंस्ट में कौन SBO है वो सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। अब इस केस में अगर मैं बात करूं जिसके 11 SBO हैं या 12 SBO हैं और डेट ऑफ इवेंट सेम है तो कैसे फाइल करेगा कोई भी। इस केस में ऑप्शन कैन बी अवेलेबल कि आपको 2 फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे उस सेम डेट ऑफ इवेंट के, बिकॉज और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आप 11 जैसे ही फिल करेंगे फॉर्म में वहाँ पर एरर आ जाएगा और जिसकी वजह से आप ये फॉर्म नहीं फाइल कर पाएंगे। अगर आप इंस्ट्रक्शन किट में भी देखेंगे, प्लीज़ रीड पॉइंट नंबर 1-2। आइए इंस्ट्रक्शन किट भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1-2, इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट्स वाइल फिलिंग अप द वेब फॉर्म। ये जो कलर से मैंने मार्क करा है ना, अगर आप इसे रीड करेंगे यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन किट में ये बात कही गई है। प्लीज़ नोट that the total number of SBO for which the form is being filed shall not be more than 10 although multiple purposes have been selected। सेम चीज़ जैसे अभी हमने यहाँ पर बताई, अगर आपके कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तो आप 10 से ज़्यादा SBO फिल नहीं कर सकते, यही बात यहाँ पर कही गई है। ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन किट में आपको यहाँ पर मेंशन करके दिया गया है। Before filing up this form, make sure you are going to read instruction kit carefully.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एसबीओ आईडी डिजिट नंबर, हाउ द सेम इज बीइंग रिसीव्ड। अब क्या डिजिट नंबर होता है एसबीओ आईडी का और ये कैसे रिसीव होगी किसी को। सो आइए आंसर की तरफ चलते हैं। इट इज़ एन 8 डिजिट नंबर फॉर कंपनी एंड एलएलपी, but in case of LLP the word SBLLP shall be prefixed, and for the company SB shall be prefixed before the 8 digit number. The same shall be received by SBO's email ID mentioned in the form once the form is in approved status. मतलब अगर मैं बात करूं एस बी ओ आई डी का मतलब क्या होता है, एक ये 8 डिजिट का नंबर होता है। कंपनी के केस में उस 8 डिजिट के नंबर से पहले एस बी यूज़ होगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देख ही रहेंगे दिया हुआ है। सो ये लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका एस बी आई डी है, इससे पहले एस बी यूज़ होगा। इन केस ऑफ एल एल पी के आगे एस बी एल एल पी, बिकॉज ये एल एल पी का नंबर है एस बी ओ आई डी, सो ये एल एल पी से डिफ्रेंशिएट करेगा। सो वन में डिफ्रेंशिएट, अगर आपके पास दो एस बी ओ आई डी हो तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी का है कौन सा एल एल पी का है। तो डिफरेंस सिर्फ यही है, दोनों 8 डिजिट के हैं, बट यहाँ पर एस बी यूज़ होगा, यहाँ पर एल एल पी यूज़ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये पता कैसे चलेगा, कैसे कहाँ पर आएगी एस बी ओ आई डी। सो जब हम फॉर्म फाइल करते हैं 6D फील्ड में हमें इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है, कौन मेरा एस बी ओ आई डी है, उसकी पर्सनल डिटेल मेंशन करनी पड़ती है, एंड वहाँ पर एक आईडी मेंशन करते हैं। उस आईडी पर, उस ईमेल आईडी पर बेसिकली एस बी ओ आई डी रिसीव होगी। एस बी ओ आई डी रिसीव कब होगी हमें, जब हमारा बेन टू फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग है ये फॉर्म, सिंस फॉर्म इज़ इन एस टी पी मोड, सो इंस्टेंटली फॉर्म अप्रूव हो जाता है। इन केस अगर फॉर्म नहीं अप्रूव हुआ है, थोड़ा टाइम लेता है अप्रूव होने में, तो आपको जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव होगा से नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे आपकी उस एस बी ओ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको एस बी ओ आई डी मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड फॉर 5 ऑप्शंस इन बेन 2। ये काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स को आ रहा था कि कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कहाँ कहाँ पर मैंडेटरी अटैचमेंट है। तो जैसे जैसे स्टेक होल्डर फॉर्म बनाते हैं वैसे वैसे वो उसका पता चलता है कि हाँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है मैंडेटरी है। सो बहुत आसान है, मतलब मैंने दोनों का ही मेंशन करा है कि कंपनी के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने की रिक्वायरमेंट है, एंड एलएलपी के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की रिक्वायरमेंट है। सो आइए आंसर की तरफ चलते हैं। देयर आर 5 पर्पसेस गिवन इन फॉर्म बेन 2 बोथ फॉर एलएलपी एंड कंपनी बेन 2। In company Ben 2, only one mandatory attachment is required to attach under section 90, that is Ben 1, and rest as an optional attachment as and when applicable on case to case basis this is required to attach. So अगर मैं कंपनी बेन 2 की बात करूँ, आइए एक बारी देख भी लेते हैं कंपनी बेन 2 का फॉर्मेट जो है। ये हमारा नोटिफिकेशन है, ये हमारा बेन 2 का फॉर्म है। अगर हम अटैचमेंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, अटैचमेंट में मुझे सिर्फ एक अटैचमेंट मैंडेटरी बोली है, डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 90, सेकेंड इज ऑप्शनल। सो कहने का मतलब ये होगा कि 1 to 5 जो भी मेरे पर्पसेस हैं उस केस में मेरे को डिक्लेरेशन कंपलसरी देनी ही देनी है। अगर इसके अलावा मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, मेरा कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, तो वो आप ऑप्शनल अटैचमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक कैच है, मतलब कुछ स्टेक होल्डर का क्वेश्चन था ये कि पर्पस 1 जो होता है
पर्पस 1 आइए फिर से नोटिफिकेशन पर चलते हैं। यस, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी अंडर सेक्शन 90 फॉर चेंज फॉर डिक्लेरेशन, यस, फॉर कंपनी के केस में फॉर डिक्लेरेशन ऑफ होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी। इस केस में अगर मैं बात करूं फॉर डिक्लेरेशन ऑफ होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी, इस केस में रिक्वायरमेंट सेक्शन 90 मतलब बेन 1 की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, बट सिंस द फॉर्म इज़ मेड सच कि आपको यहाँ पर फॉर्म का बेसिकली कंपल्सरी अटैचमेंट बोला जाएगा फॉर्म में, बट अगर आप रूल पढ़ेंगे, रूल में जहाँ पर ये वाला पर्पस आएगा फॉर डिक्लेरेशन ऑफ होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी, इन दिस केस declaration under section 90 would not required. Why it is not required? अगर आप रूल में जाएंगे ना, रूल में भी ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी को फाइल करना है बेन 2, सो उस केस में आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पर रिक्वायरमेंट कब नहीं है? जब आपने बेन 2 फाइल कर दिया हो, बट अगर आप बेन 2 नहीं फाइल करेंगे तब उस केस में रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अगर आप रूल की तरफ जाएंगे, रूल 8(2), ये हमारा रूल 8(2) है, रूल 8(b), सॉरी, रूल 8(b) नॉन एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये जो हमारे एसबीओ रूल्स है हमारे कब एप्लीकेबल नहीं होंगे, इन सब सिचुएशंस में ये हमारी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ पर अगर बात करेंगे बी पॉइंट की, यस, these rules shall not be made applicable to the extent the shares of the reporting company is held by its holding reporting company. So अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक कंडीशन भी है, प्रोवाइडेड दैट द डिटेल्स ऑफ सच होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी शैल बी रिपोर्टेड इन बेन 2, मतलब आपको बेन 2 तो फाइल करना ही करना पड़ेगा, बट बेन 1 में डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूँ लास्ट वाले पर्पस में, मतलब बेन 2 कंपनी का जो है, जो लास्ट पर्पस है, जो होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी की बात करता है, उस केस में डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 90 की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। बट अगर हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म में दिस इज़ मैंडेटरी बीइंग आस्क्ड, सो ये छोटा सा एक एम्बिगिटी है, दिस शुड बी लुक आफ्टर बाय मिनिस्ट्री लेटर ऑन मे बी। नाउ वी कम अगेन, सो यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक है, यहाँ पर पर्पस 1 नहीं होगा, यहाँ पर पर्पस 3 होगा, बिकॉज बेन कंपनी बेन 2 में ये पर्पस 3 के लिए फाइल होता है, नॉट पर्पस 3, पर्पस मतलब बेसिकली होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी के केस में इस, सो ये छोटा सा एक मिस्टेक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, बस आपको ये ध्यान रखना, जहाँ पर होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी मेरी आ रही है बेन 2 में, उस केस में बेन 1 की डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 90 इज़ नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरी टू अटैच ओनली इन द कंडीशन व्हेन बेन 2 इज़ फाइल्ड, बिकॉज अगर आप फॉर्म बनाओगे, बेन 2 जब बनाएगी कोई कंपनी, रिपोर्टिंग कंपनी, उस केस में आप सिन डालोगे होल्डिंग कंपनी का, एंड देन नेम आएगा एंड फॉर्म फाइल कर देना है बस, बाकी आपके नीचे एसबीओ की डिटेल्स नहीं ओपन होंगी। सो यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज था जो मैंने आपको वर्बली बता दिया है। अब अगर मैं बात करूँ एलएलपी के केस में, एलएलपी के केस में फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच विद फॉर्म एलएलपी बेन 2 एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग टेबल। अभी देखो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए एक प्यारी सी टेबल बनाई है, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा मेरा कौन कौन सा पर्पस है, कब कब मेरे को अटैचमेंट कौन सी लगानी है। सो एलएलपी बेन 2 में अगर मैं बात करूँ, मेरे 5 पर्पसेस डिफाइंड है, जिसमें सबसे पहला पर्पस है मेरा होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी। अगेन यहाँ पर भी यही सेम चीज़ अप्लाई होती है जैसे कंपनी के केस में है। मैंने रेड इसलिए मार्क करा है बिकॉज अगेन देयर इज़ अ एम्बिग्यूटी कि मेरे को एलएलपी बेन 1 की डिक्लेरेशन नहीं देनी, बट अगर हम फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म में ये मैंडेटरी मांगेगा आपसे, सो उस केस में आपको वो डिक्लेरेशन अटैच करनी पड़ेगी।
अदरवाइज़ आपका फॉर्म नहीं फाइल होगा। सो यहाँ पर अगर मैं LLP बेंटू की बात करूँ, यहाँ पर हमें 4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं। डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 90, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रूमेंट अंडर विच SB इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, और ऑप्शनल अटैचमेंट। थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब कंपनी के केस में हमारे 2 डॉक्यूमेंट थे, 2 में से 1 मैंडेटरी था, बट LLP के केस में क्या है, हमारे जो हैं ये 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दिए गए हैं। सो फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट केस में मेरे यहाँ पर ये सारे के सारे मैंडेटरी नहीं होंगे, बट अगर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ है देन आपको इस केस में यहाँ पर मैंडेटरी अटैच करना पड़ेगा। अगर सेकंड पर्पस की मैं बात करूँ, जहाँ पर हमारा क्रिएशन होता है, उस केस में आपका ये वाला डिक्लेरेशन सेक्शन 90 का कंपलसरी है, एंड सेम वेयर इंस्ट्रूमेंट इज़ कंपलसरी। अब इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, मैंडेटरी क्यों बोल रहा है सेकंड पर्पस के लिए? क्या होता है, जब आप LLP बेन 1 की डिक्लेरेशन देंगे तो हमारे कुछ पर्पसेस डिफाइंड है कि किस बेसिस पर मेरी बेन 1 की मतलब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी ओनर अराइज हो रहा है। तो जैसे वोटिंग राइट्स की बात करी गई है, शेयर्स की बात करी गई है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट्स की बात करी गई है, कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस की बात करी गई है। अभी हम बेन 1 में क्या भर रहे हैं, बेन 1 में हम जो चीज़ हो गई है उसका डिक्लेरेशन दे रहे हैं। जैसे अगर मैंने शेयर्स के थ्रू होल्डिंग ली है, वोटिंग राइट्स के थ्रू मेरा SBO क्रिएट हुआ है, या मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या जो भी मेरा एप्लीकेबल पर्पस है, उसके थ्रू जो भी डिक्लेरेशन बनती है वो मैं यहाँ पर बेन 1 में दे रही हूँ। बट उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका बना है एज पर योर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द केस टू केस बेसिस, वो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट अटैच करना है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करना है। मतलब कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी लीगल ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका एग्जीक्यूट हुआ है बेसिकली। सो दिस कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट, एनी एग्रीमेंट और एनी लीगल in writing, so that you have to attach. It is mandatory in both first 2 cases. देन थर्ड की मैं बात करूँ, फॉर चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ एग्जिस्टिंग SBO ID। यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है, फॉर चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ एग्जिस्टिंग SBO ID। अभी क्या हुआ, मेरा यहाँ पर एक SBO ID क्रिएट हो गया पर्पस 2 में। कल को क्या हुआ, मेरे कुछ पर्टिकुलर्स में, मतलब लेट्स से मेरा नाम मंजू है, मैंने एक कंपनी में अपना SBO ID क्रिएट कर लिया। अब मंजू के कुछ भी पर्टिकुलर्स चेंज होते हैं, मेरा फादर्स नेम या मेरा कोई भी पर्सनल डिटेल चेंज होता है, तो उस केस में मुझे ये वाला पर्पस 3 सेलेक्ट करके फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और ये चेंज मेरे को उस रिपोर्टिंग कंपनी को और LLP को भी इंटीमेट करना पड़ेगा कि मेरा पैन नंबर चेंज हो गया है या मेरा कोई भी पर्टिकुलर्स चेंज हो गया है। तो वो चेंज के लिए मेरे को फिर से LLP बेन 1 देना पड़ेगा रिपोर्टिंग कंपनी और LLP को। इसीलिए यहाँ पर ये मैंडेटरी हो जाएगा और यहाँ पर ये मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, बिकॉज फर्स्ट 2 केसेस में तो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेस्ट 3 केसेस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। सो एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, जैसे आपने फॉर्म फाइल करा, आपने मतलब रिपोर्टिंग कंपनी और रिपोर्टिंग LLP ने, सो SBO ID जो रजिस्टर्ड ID थी, ईमेल ID, उस पर एक ईमेल आता है। ईमेल में डिटेल्स होंगी आपकी जो भी पर्सनल, लेट्स से SBO ID क्या है, पैन नंबर क्या है, नेम क्या है। अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है ईमेल में, ठीक है, सो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको PDF में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर ये लगाना है, बिकॉज कोई रजिस्ट्रेशन तो ईमेल पे आया ही नहीं। और यहाँ पर ये बात कर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंस्टिट्यूट द सेम which SBO has received on their registered email ID. So this is the registration certificate which one has to attach in the form while filing it. And instrument की बात करूँ, because change हो रहा है, change किस में हो रहा है, particulars of SBO। SBO कौन सा, जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, मतलब एग्जिस्टिंग SBO, तो उस केस में इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसीलिए ये वाला जो है अटैचमेंट दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। एंड अगेन अगर आपको कोई ऑप्शनल अटैचमेंट देनी है तो आप वो वहाँ पर यहाँ पर दे सकते हो।
देन फोर्थ इज फॉर रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग SBO ID। अब रिमूव करना है, जैसे मंजू का आईडी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है सिस्टम में, सो मंजू को अब SBO ID से हटाना है, तो उस केस में हटाने के लिए भी अगेन मेरे को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लेट्स से मेरा 20% था, आज वो मेरा 0 हो गया, तो अगेन मैं रिपोर्टिंग कंपनी या LLP को बेन 1 दूंगी। ये बेन 1 जो है डिक्लेरेशन कंपल्सरी अटैचमेंट होगा फॉर बेन 2, एंड हेयर ऑल्सो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वाई इट इज़ मैंडेटरी? बिकॉज तभी तो पता चलेगा ROC को कि मंजू का ये SBO ID क्रिएट हुआ था। सो वो जो मेल आई है विच इज़ अगेन द सेम इन द मैनर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, एंड दीज टू अगेन ऑप्शनल। एंड देन फोर्थ इज रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग होल्डिंग रिपोर्टिंग। यहाँ पर अभी हमने एक फॉर डिक्लेरेशन ऑफ होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी का करा था, राइट? सो यहाँ पर अगर मुझे इस होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी को रिमूव करना है, सो उस केस में मेरा यहाँ पर अगेन मैंडेटरी होगा LLP बेन 1। अगेन द सेम प्रॉब्लम हेयर, बेन 1 की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर भी मुझे बेन 1 की रिक्वायरमेंट के मतलब मैंडेटरी बोला गया है। सो इस केस में अगेन ये डिक्लेरेशन जो है वो मैंडेटरी है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि LLP बेन 2 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब किस टाइम पे किस पर्पसेस के लिए लगेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आप पढ़ेंगे ना, ये जो येलो मैंने मार्क करा है, ये येलो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एक टैग क्रिएट करा है, जिससे आपको पता चलेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पर अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मीन्स एन ईमेल received by SBO after approval of the form LLP Ben 2, as there is no such RC comes at the email, because कोई registration certificate तो आ नहीं रहा है ना ईमेल पे। So hence email will be attached as PDF for above 3 purposes। So यहाँ पर जहाँ पर मैंडेटरी की बात करा है, so ये RC मतलब ईमेल आपको अटैच करनी है यहाँ पर। होप आपको समझ आया होगा ये डॉक्यूमेंट्स कब कब कौन से अटैच करने हैं। Now we come to the next question. Many times stakeholder facing issues like please enter valid SBO ID or SBO ID entered is not correct or no SBO ID exists again the PAN number or the passport. So again अगर आप इंस्ट्रक्शंस किट पढ़ोगे ना, इंस्ट्रक्शन किट में मेंशन करा गया है एक पॉइंट। क्या है वो इंस्ट्रक्शन किट का पॉइंट? पेज नंबर 3 पर वही 1.2 में जाके अगर आप पढ़ोगे तो ये हमें मेंशन करा हुआ है। प्लीज़ नोट डेट द SBO ID जनरेटेड इन एसोसिएशन विद एनी LLP शेल नॉट बी वैलिड फॉर कंपनी। इन केस ऑफ कंपनी न्यू SBO ID शेल बी जनरेटेड और V2 कंपनी ID शेल बी यूज। मतलब इसका क्या मतलब होगा मैं आपको बताती हूँ। LLP बेन 2 जो फॉर्म में अभी आया है, कंपनी बेन 2 हमारा V2 के टाइम से चल रहा है। सो बहुत सारे लोगों ने कंपनी बेन 2 में अपनी SBO ID क्रिएट करी होगी। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था दोनों में क्या अंतर होता है कंपनी SBO ID और LLP SBO ID में। सो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल की SBO ID LLP के अगेंस्ट में क्रिएटेड है, मतलब रिपोर्टिंग LLP की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेट्स से ABC जो है वो रिपोर्टिंग LLP है, उसमें मंजू SBO थी। तो अगर मंजू ने SBO मतलब मंजू ने ABC LLP में अपना डिक्लेरेशन दिया, सो मंजू के अगेंस्ट में जो SBO ID यूज़ होगी, मतलब ईमेल ID पर रिसीव होगी, वो SBO ID मेरी आएगी SB LLP 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाली जो SBO ID, कल को क्या होता है, मैं किसी कंपनी में अगर SBO बनती हूँ, सो ये वाली जो आज मेरी SBO ID क्रिएट हुई है ना इन एसोसिएशन विद ABC LLP, ये मैं अब यूज़ नहीं कर पाऊँगी किसी और कंपनी के अगेंस्ट। लेट्स से XYZ प्राइवेट लिमिटेड में मैं SBO बनती हूँ 6 महीने बाद, तो मैं उनको बोल सकती हूँ ना मेरी SBO ID ऑलरेडी एक कंपनी में बनी हुई है, पर सिस्टम ये अलाउ नहीं करने देगा। तो V3 में आपको क्या करना पड़ेगा, मंजू को एक और SBO ID क्रिएट करनी पड़ेगी कंपनी के अगेंस्ट में। तो LLP और कंपनी की SBO ID आपकी डिफरेंट होगी। सो अगर आप
इस फील्ड पर 6 DA फील्ड पर कोई भी SBO ID डालोगे, अगर आपको एरर आता है तो मेक श्योर आप LLP की ID ना डालें। दूसरा, अगर आपको इस तरीके का एरर आता है तो आप पेन और पासपोर्ट डाल के उस करेक्ट SBO ID का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ही आप फॉरगॉट SBO बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको ईमेल पर, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID है, वहाँ पर आपको आपकी SBO ID मिल जाएगी। सो अगर यहाँ पर जो भी दिक्कत आती है तो मेक श्योर आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो करेक्ट है। यहाँ पर सेम चीज़ लिखी गई, ऑलवेज रिमेंबर दैट SBO ID ऑफ एनी इंडिविजुअल क्रिएटेड बाय एनी रिपोर्टिंग कंपनी shall shall be used in future cases by the reporting company only, not by the reporting LLP और vice versa। मतलब कोई भी रिपोर्टिंग कंपनी की LLP ID क्रिएट, मतलब SBO ID क्रिएट हुई है तो वो रिपोर्टिंग LLP यूज़ नहीं करेगी, या वाइस वर्सा। अगर आपने ये चीज़ फॉलो नहीं करी तो आपको इस तरीके के एरर्स आएंगे। और करेक्ट ईमेल ID, आपको फॉरगॉट SBO ID पे क्लिक करना है, आपको ईमेल ID पे आपको करेक्ट ईमेल ID मिलेगी, आपको वो SBO ID यूज़ करके अपना फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, फॉर्म फाइल फॉर्म इज डाउनलोडेड ब्लैंक और प्लीज़ अपलोड करेक्ट वर्जन ऑफ PDF और DSC इशू। ये बेंटू के अलावा ना काफ़ी सारे फॉर्म्स में, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि आ रहे हैं ये वाले, सो इस केस में बहुत सारे लोगों को पता है क्या हैक्स हैं, बट अगर बेंटू में अगर आपको इस तरीके के कुछ इशू आता है तो इन तीनों क्वेश्चंस के अगेंस्ट में आप ये फॉलो कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे प्रोफेशनल को पता होगा, बट यू कीप डूइंग दिस, योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व इन दिस मैनर। सो फाइल्ड फॉर्म इज़ डाउनलोडेड ब्लैंक, मतलब आपने एक फॉर्म बना दिया, फिल करा, सबमिट कर दिया। अब जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको ब्लैंक फॉर्म जनरेट हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है, प्लीज़ कैंसिल द फॉर्म एंड क्लियर कैशे और हिस्ट्री, मेक फ्रेश फॉर्म, देन वन में गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म। सी अभी क्या हो रहा है, V3 हमारा अभी फर्स्ट टाइम आया है, सो उस केस में क्या होता है, इस तरीके के चेंजेस आते हैं, तो कई बार क्या होता है इस तरीके की इश्यूज आ रहे हैं। सो उस केस में क्या करना है, अगर आपको ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड हुआ है तो आप उस फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए। अब अपनी हिस्ट्री एंड कैशे क्लियर करिए। क्लियर करने के बाद थोड़ी देर बाद आप फिर से एक नया फॉर्म बनाइए, एंड देन वन में विल गेट द इंफॉर्मेशन, ऑल द whatever information was filled up in the Bento। नेक्स्ट इज प्लीज़ अपलोड करेक्ट वर्जन ऑफ PDF। उस केस में क्या करना है, एट टाइम्स इट हैपन दैट यूज़र एडिट्स द फॉर्म ट्वाइस और थ्राइस, देन in that case after submitting the form one may face this intermittent issue। Try preparing the form at one time only in order to avoid such correct version PDF issues, else follow the first point here also। so ये जनरली क्यों आता है, बिकॉज क्या होता है, आपने एक फॉर्म बनाया, अभी आपको कुछ और काम आ गया, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्म को फर्स्ट पेज पे सेव करके देन सेकंड जो है, मतलब मे भी हो सकता है आप 2 घंटे बाद उस फॉर्म को कंप्लीट करो या फिर नेक्स्ट डे कंप्लीट करो। सो अगर आपने उसी फॉर्म में 2-3 बारी एडिट करा, सो एडिट करने के बाद क्या हो रहा है, डिफरेंट लेयर्स में फॉर्म जा रहा है, सेव हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो करेक्ट वर्जन, मतलब आपने जो पहला फॉर्म बनाया उस केस में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली, फिर सेकंड टाइम आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन डाली, फिर थर्ड टाइम आपने फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन डाली, तो एक ही बारी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है फॉर्म का। उस केस में क्या होता है, एट टाइम्स स्टेक होल्डर में फेस दिस इशू। तो आप कोशिश करो कि एक ही बारी में, अगर आपने फॉर्म बनाना शुरू करा है ना, एक ही बारी में फॉर्म बना के सबमिट करने की कोशिश करो और DSC लगा के अपलोड करने की कोशिश करो। फिर भी अगर ये वाला इशू आता है तो आप अपनी कैशे एंड हिस्ट्री क्लियर करके या एक नए दूसरे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से ट्राई करो फॉर्म फाइल करने की, देन आई थिंक यू विल नॉट फेस दिस इशू। नेक्स्ट इज DSC इशू। ये बहुत मतलब यूज़र्स कंप्लेंट करते हैं कि DSC इशू आ रहा है, तो उस केस में क्या करना है, आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म ट्राई अफिक्सिंग द DSC ऑफ डायरेक्टर एंड प्रोफेशनल
in the blue blocks given in the form, or avoid using the functionality of Adobe Pro using the place signature menu. Click the serial number of DSC token and serial number of DSC registered in the profile is same and mapping with the user role. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई बेंटू फॉर्म फाइल करा, फॉर्म फाइल करने के बाद हम क्या करते हैं, बिकॉज अभी फॉर्म इस तरीके का है, आप कहीं पर भी जैसे क्लिक करो और DSC लेट से आपका ले लिया, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है। जो हमारा ब्लू कलर का बॉक्स होता है डायरेक्टर के सामने, आपको वहीं पर कर्सर क्लिक करके आपको वहीं पर DSC लगाना है। एंड जो हमारा एक अडोब प्रो में एक ऑप्शन होता है प्लेस सिग्नेचर, आपको उसको यूज़ नहीं करना है। काफ़ी सारे स्टेक होल्डर इसको यूज़ करके DSC लगाने की कोशिश करते हैं। सो दूसरा आप ये कर सकते हो। तीसरा, कोशिश करो जब भी इस तरीके का इशू आता है तो आपको क्या करना है, सीरियल नंबर जो DSC टोकन का है, आपको अपना DSC आपको अपने लैपटॉप में लगाना है एंड राइट क्लिक करके आपको अपना DSC का टोकन नंबर देखना है एंड चेक योर DSC टोकन नंबर विद द टोकन नंबर रजिस्टर्ड इन योर प्रोफाइल। सो दिस शुड बी सिमिलर। अगर आपका ये सिमिलर नहीं है तो भी आपको ये वाला इशू आने वाला है। और दूसरा, आप जिस प्रोफाइल में DSC लगा रहे हो, मतलब अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में लगा रहे हो, डायरेक्टर कैपेसिटी में लगा रहे हो, तो मेक श्योर वो उसी कैपेसिटी में आपकी प्रोफाइल में रजिस्टर होना चाहिए, अदरवाइज यू मे फेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज। So hope using these tricks na you will be able to avoid these kind of errors. The next question is, when to form is approved but SBO ID is not received by SBO in order to use the same in future. So इस केस में क्या करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, SBO हमारा फॉर्म फाइल हो गया, फॉर्म अप्रूव भी हो गया है, अभी हम वेट कर रहे हैं SBO ID कब आएगा, SBO ID कब आएगा। बिकॉज SBO ID हमें लिख कर भी क्यों रखना है, कल को अगर हमें कोई चेंज करना है या रिमूव करना है तो हमारा SBO ID के थ्रू ही होगा। सो उस केस में हमें उस केस में क्या करना है, प्लीज़ मेंशन द करेक्ट मेल ID ऑफ SBO इन फॉर्म बेंटू, बिकॉज एट टाइम इट इज़ बीन सीन दैट यूज़र इज मैंशनिंग एट टाइम्स रॉन्ग ईमेल ID। सो वो जब ईमेल जाएगा तो ईमेल करेक्ट ईमेल ID पर ट्रिगर नहीं होगा। तो बी कॉशियस कि आप जो ईमेल ID 60 फील्ड में लिख रहे हो वो करेक्ट ईमेल ID हो और उस पर ईमेल्स आती हो। एंड देन दूसरा क्या करना है, आपने जो ईमेल ID डाली है, हो सकता है MC की तरफ से आपको ईमेल आई हो बट वो स्पैम में लैंड कर रही हो, तो आपको कोशिश करना है कि ये जो स्पैम वाला फोल्डर होता है हमारे जीमेल में या जो भी आप मेल यूज़ करते हो उसको आप चेक करो और वहाँ पर आपकी हो सकता है वो SBO ID की मेल आई हो। बिकॉज फॉर्म जो है वो STP फॉर्म है और जैसे ही फॉर्म फाइल होगा फॉर्म अप्रूव हो जाता है उसके थोड़ी देर बाद। सो सिंस द फॉर्म इज़ STP ओनली एंड ईमेल शैल बी ट्रिगर टू SBO ईमेल ID और से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिस शैल बी सेंड बाय द ROC टू द SBO ईमेल ID। मतलब जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हुआ वैसे ही ROC आपको इस ईमेल ID पर फॉर्म सेंड कर देता है। एंड मेक श्योर आप चेक करो कि आपकी स्पैम में वो मेल तो लैंड नहीं कर रही। थर्ड क्या ऑप्शन हो सकता है, आप एक फॉरगेट SBO ID का ऑप्शन दे रखा है हमें 60 फील्ड के पास, तो आप उसमें पैन नंबर डालोगे या पासपोर्ट नंबर डालोगे, आपको प्रॉम्प्टली आपकी रजिस्टर्ड मेल ID पर आपकी SBO ID की डिटेल्स ROC जो है वो भेज देगा। सो मेक श्योर अगर आप ये तीनों ट्रिक्स फॉलो करोगे तो आपको ये वाला इशू जो है फेस नहीं होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, in case where body corporate is member in reporting company और से LLP, मतलब मैंने ये वीडियो दोनों के लिए बनाई है तो इसलिए कंपनी ऑब्लिक LLP दोनों वर्ड यूज़ करें। एज ओनली 2 ऑप्शंस आर गिवन इन द फॉर्म, दैट इज मेंबर और पार्टनर होल्ड्स मेजोरिटी स्टेक इन द रिपोर्टिंग कंपनी और LLP, और अल्टीमेट होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी ऑफ द मेंबर और पार्टनर ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी और LLP। What if these 2 options not apply to the member company or reporting LLP? So कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा जो मेंबर है, लेट्स से ABC LLP या ABC प्राइवेट लिमिटेड एक रिपोर्टिंग कंपनी या LLP है, अब उस केस में जो मेंबर है वो मेरा मेंबर है कोई कंपनी, उस कंपनी में
कोई भी मेजोरिटी स्टेक होल्ड ही नहीं करता है कोई भी इंडिविजुअल। मेजोरिटी स्टेक की यहाँ पर क्यों बात हो रही है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस पे जाओगे जो हमारे नोटिफिकेशन में मेंशन है, वहाँ पर मेजोरिटी स्टेक के लिए हमें सिर्फ ये चार चीज़ें दी गई हैं। मेजोरिटी स्टेक का मतलब क्या है, मोर देन 50% इक्विटी कैपिटल उस बॉडी को ऑपरेट, मतलब ये चार कंडीशन दे रखी है, ये चार कंडीशन हमें चेक करनी है। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होती है सो उस केस में कौन इंडिविजुअल होगा वो हमें आइडेंटिफाई करके 6D फील्ड में मेंशन करना है। सो इन केस मेरा जो है मेजोरिटी स्टेक आता ही नहीं है। सो आपको क्या चेक करना है, जनरली क्या होता है मेजोरिटी ऑफ कंपनी में ना इक्विटी शेयर कैपिटल वाला क्लॉज एप्लीकेबल होता है, मतलब चल रहा होता है मेजोरिटी स्टेक, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में कौन मोर देन 50% से ज़्यादा होल्ड करता है। सो हम सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन भूल ही जाते हैं चेक करना। सो अगर आपके केस में ये वाला अप्लाई होता है तो आपको क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन चेक करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मोर देन 50% वोटिंग राइट्स होल्ड करता हो वो इंडिविजुअल उस बॉडी कॉर्पोरेट में, या राइट टू रिसीव और पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, मतलब मोर देन हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, क्या वो राइट तो नहीं है रिसीव करने का या पार्टिसिपेट करने का। सो मेजोरिटी स्टेक में मुझे सिर्फ यही नहीं चेक करना कि मेरे 51% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उस बॉडी कॉर्पोरेट में, मुझे ये दोनों कंडीशन भी चेक करनी है। सो अगर मेरी ये तीनों कंडीशन कंप्लाई करती हैं उस बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर में तो मेरी एप्लीकेबिलिटी आएगी एंड अकॉर्डिंगली मुझे एसबीओ की डिक्लेरेशन देनी है। अदरवाइज़ अगर ये ट्रिगर नहीं होती है तो मेरा एसबीओ की एप्लीकेबिलिटी अराइज होगी नहीं। सो होप आपको ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स समझ आए होंगे एंड अगेन आई वुड रिएटरेट द सेम, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ hit on like button and subscribe my channel for more such lucrative videos. Thank you everyone.